चलिए, कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में अपनी? अच्छा, अपन पढ़ रहे थे, टॉपिक जो अपना था वो चल रहा था कौन सा? रिलेटिव रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। यही टॉपिक अपना कंटिन्यू था। इसमें हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए थे? चार्ज सेपरेशन वाला भी पॉइंट कवर कर लिया था। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा पॉइंट नंबर कौन सा था? 5 था क्या? मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ more is the stability of intermediate, more is the stability of intermediate, more stable is the RS। क्लियर? ये पॉइंट जो है आपको बाद में क्लियर होगा भाई, क्योंकि अभी आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पढ़े नहीं है, तो आपको धीरे से पॉइंट बाद में क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल आपके सामने लूंगा। जिन बच्चों ने पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ी है उनको तो अभी क्लियर हो जाएगा, बाकी को बाद में क्लियर हो जाएगा। हालांकि इतना तो हमने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, जितना मैं यहां पर आपके सामने बात करने वाला हूं। ये हमारे सामने 2 आरएस है। देखो, अभी तक जो आपने रूल लगाए हैं ना बेटा, इस पर कोई सा भी रूल काम नहीं करेगा। अभी तक जितने भी आपने रूल्स लगाए हैं उनमें से कोई रूल इस पर काम नहीं कर रहा। एक मिनट सर, हम चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल आरएस वो होती है जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सबसे, एक बार मुझे याद दिलाओ, क्या हम इतने मेहनती बनेंगे कि वहां जाके सारे सिग्मा पाई काउंट कर रहे हैं? कोवेलेंट का मतलब हमारे लिए एग्जैक्टली exactly। बताओ इसमें पाई बॉन्ड कितना है और उसमें भी कितना है? खत्म हो गई कहानी, ये पॉइंट काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें नंबर ऑफ चार्जेस, कितना चार्ज है और उसमें भी, ये भी डिसाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट चार्ज लोकेशन, बताइए चार्ज लोकेशन कौन से एटम पर है चार्ज, और यहां पर भी सेम एटम पर, मतलब ईएन सेम, तो ये भी डिसाइड। चार्ज सेपरेशन, सेपरेशन होने के लिए दो अलग चार्जेस तो होने, चार्ज एक। क्लियर? तो ये पॉइंट भी काम नहीं कर रहा। अब आएगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका कैसा है? 3 डिग्री, तो इट इज ए 3 डिग्री कार्बो। और ये कौन सा है आपका? 1 डिग्री कार्बो केटायन। तो बताइए ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? अगर मैं इंटरमीडिएट यानी केटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो बेटा मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसको, कि 3 डिग्री कार्बो केटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बो केटायन। ये एप्लीकेशन में आएगा, अभी हमने इसका डिस्कशन नहीं किया है। हालांकि इतना लगभग बच्चा जानता है कि 3 डिग्री केटायन की स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा होती है। इसका मतलब बताइए आरएस की स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर सकते हो, आरएस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। बताओ कौन सी आरएस ज्यादा स्टेबल है, पहली या दूसरी? पहली या दूसरी? देखो इसमें 3 डिग्री केटायन है और उसमें, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखो, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, रेडिकल, ये क्या होते हैं? इंटर। तो ये 3 डिग्री रख रहा है और ये 1 डिग्री, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? 3 डिग्री वाले की। इसका मतलब फर्स्ट आरएस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंड। आरएस के स्टेबिलिटी के और भी रूल होते हैं, पर एनसीईआरटी ने जितने डिस्कस किए हैं मैंने केवल उन्हीं की ही बातें की है, फालतू कोई बात हमें नहीं करनी। जल्दी से सुलटाइए।
चाय पानी पूरा पी के आया करो। क्लास का तो क्या है, अगली साल भी कर लेंगे, पर ये समय, ये दिन और वो बनाने वाला चाय, क्योंकि वो रहे ना रहे उसकी कोई गारंटी, ये तो दोबारा नहीं आ सकता। ये मास्टर अगली बार यही पढ़ाता हुआ मिलेगा, या नहीं तो कहीं और, तो पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल्दी से सुलटाइए, आगे ग्राफ लिखा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि आपसे ग्राफ रिलेटेड कोई बातें पूछी जाएंगी। ग्राफ काफी चीजों को इजीली एक्सप्रेस कर देता है, कंपैरिजन इजी कर देता है, इसलिए हम ग्राफ से बातें करते हैं। सुलटा दिया है, सभी के पेन अप डाउन होने चाहिए। देखिए यहां पर एनर्जी का लेवल, मतलब यहां पर एनर्जी क्या है, ऊपर जैसे जाओगे एनर्जी, तो वाई एक्सिस पर मैंने किसको लिया है, एनर्जी। क्लियर। आप बताइए ये दोनों आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है? दोनों जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है? तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो इक्विवेलेंट आरएस का स्टेबिलिटी सेम, एनर्जी सेम, तो ये तो आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और नेक्स्ट जो नीचे लिखा हुआ है, बताइए ये कौन है, दिस इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपके किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर। तो अगर मैं इसमें एनर्जी की बात करना चाहूं, किसकी बातें करूं, एनर्जी की, तो बताइए एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हालांकि दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो दोनों की एनर्जी एग्जैक्टली क्या होगी, सेम। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, इक्विवेलेंट आरएस की एनर्जी क्या होती है, सेम। और आपका रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होती है, कम होती है। अगर एनर्जी कम तो बताओ स्टेबिलिटी, ये एनर्जी का ऑर्डर है। अब बताइए स्टेबिलिटी और एनर्जी क्या होते हैं, इनवर्सली। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर। और आपकी इक्विवेलेंट आरएस की आप ही बताइए, एनर्जी बराबर तो स्टेबिलिटी भी बराबर। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है? यानी कि ये पॉइंट कहता है, वापस से सुनिए, योर रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनी रेजोनेटिंग। कहता है जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो ना, उससे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, आपका रियल मॉलिक्यूल। इसीलिए आप सोचो, हम ये सोच रहे थे कि इनकी एनर्जी इतनी है, पर रियल मॉलिक्यूल की एनर्जी तो उससे भी। इसका मतलब जब हम रेजोनेंस सोचते हैं किसी में, तो रेजोनेंस उसकी एनर्जी को कम कर देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर रियल मॉलिक्यूल इससे ऊपर आता है एनर्जी में, तो रियल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, क्या, कि आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है, लोवेस्ट इन एनर्जी होता है वो, और हाईएस्ट इन स्टेबिलिटी होता है। नोट डाउन कर दीजिए, और इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। देखिए केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, फैक्ट्स यहां पता चलते हैं और फिर हमें फैक्ट्स को याद रखना पड़ता है। आज हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। सुलटा दिया है। ये हमने पॉइंट लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा होगा पहला दूसरा पॉइंट, देखो कल की क्लास में स्टार्टिंग में कुछ 5-6 पॉइंट लिखे थे, क्या ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखो, ये है अपना दिमाग। इसका मतलब अपन रिवाइज करके बैठे ही, मास्टर क्या करता है, रिवाइज तो करके आता है। तो ये पॉइंट आपको पहले ही मेंशन किया गया है कि योर रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। एक बार फिर से लिख दो नोट लगाकर, तुम रायता फैलाओगे इसमें कोई डाउट ही नहीं है, फैला ही दिया तुमने तो, मास्टर बस उसमें से बूंदिया बटोरे बैठा बैठा। लिख दीजिए, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट में आते हैं पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल
एज कंपेयर टू एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो रियल मॉलिक्यूल होता है, जो हाइब्रिड होता है, वो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया है? चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। बिना क्वेश्चंस के कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन लिखिए फिर। अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। Arrange the following resonance structures. Arrange the following resonance structures in decreasing order of their stability. Arrange the following resonance structures in decreasing order of their stability. Arrange the following resonance structures in decreasing order of their stability. और करके लिखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। और arrange the following resonance structure. Arrange the following resonance structure. Arrange the following resonance structures in decreasing order of their contribution. In decreasing order of their contribution. In decreasing order of their contribution. In resonance hybrid. In decreasing order of their contribution in resonance hybrid. कि रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और कौन सबसे कम, इस पर हमें चर्चाएं करनी है। तो अगर आप कल की क्लास की बात भूल चुके हो तो एक हिंट लिख लो। हिंट क्या है नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए बताइए। मोर स्टेबल आर एस कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख लो, मोर स्टेबल आर एस कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। More stable RS contributes more in resonance hybrid। लीजिए क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के सामने आ रहे हैं। चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को और सुलटा देंगे। भाई रिवाइज करके जरूर आए। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है दोस्त तो फिर आपको क्लास में बैठने का कोई मजा नहीं आएगा। यह हकीकत है, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। एक आपको होमवर्क दिया गया था, मुझे याद है, उसका अभी मैंने आंसर नहीं दिया है। जल्दी जल्दी लिखेंगे, फुली फोकस्ड होना चाहिए। हमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करते तब तक कोई मतलब नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब समझ में नहीं आता है ना तो ये इरिटेट भी बहुत करता है। इसको रट नहीं सकते। केमिस्ट्री को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या? जिस दिन जो बात पता लगे उससे आगे उसको याद रखना शुरू करें, अप्लाई करना शुरू करें। किसी को बात पहले से पता होगी, किसी को आज या कल पता लगेगी। क्लियर? जब भी कोई चीज हो जाती है फिर वो ट्रेंडिंग में होती है। जैसे नीट 2025 ने अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए, अब सब अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। क्यों? पहले प्रोबेबिलिटी नहीं थी क्या आने की?
तो पिछली बार जिन्होंने नहीं करवाए तो सुलट गए बेचारे, अब उसका क्या मतलब रह जाता है। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी, एक कबड्डी प्लेयर था ना, जिसको कुत्ते ने काट लिया था, तो उसको रेबीज हो गया था। अब देखो पहले से गाइडलाइंस हैं कि भाई आपको काटे कुछ भी हो तो आप वैक्सीन लगवाएं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे ही वो हो गया है इंसिडेंस, हालांकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बाद सारे डॉक्टर वापस आ गए, ट्रेंडिंग में आ गई है। क्लियर होने के बाद कोई मतलब नहीं है। आइए पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पर अब आप सिंपली सोचिए कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। पहला पॉइंट दोस्त ये कहता है, सुनो मेरी तरफ, मैं कैसे अप्रोच लेता हूं, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट ये कहता है वो आरएस, कौन सी आरएस, जिनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, उनकी स्टेबिलिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट यही था। अब बताओ कोवेलेंट का मतलब क्या काउंट कर ले? सिंपल सी बात है, सिग्मा तो पार्टिसिपेट ही वेयर करता है, तो इसमें बताओ एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी, इसमें, इसमें, तो क्लियर है दोस्तों, थर्ड और फोर्थ में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फर्स्ट और सेकंड से, भैया इधर ध्यान दीजिए, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि थर्ड और फोर्थ में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में कम है? क्लियर है? इसका मतलब आपके फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी, अगर अपन बात करें फर्स्ट एंड सेकंड की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी किससे? थर्ड एंड फोर्थ से। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सर मेरा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल? तो अगला पॉइंट कहता है कि एक बिना किसी चार्जेस के, देखो टोटल चार्ज इस पर भी कितना है? 0, और इस पर भी चार्ज तो टोटल तो कांस्टेंट ही होगा, पर चार्ज दिख कितने रहे हैं, मतलब प्लस माइनस कितने दिख रहे हैं? इसमें एक भी प्लस माइनस, और इसमें कितने दिख रहे हैं? 2। तो ये विदाउट चार्जेज है और ये विद चार्जेज है। क्लियर? इसका मतलब पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा एज कंपेयर टू, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो इन दोनों में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या क्या है? सेम है। अब आपको एक पॉइंट ऐसा होगा जो किसी न किसी को लिस्ट स्टेबल बनाएगा। इधर गौर से देखिए, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में अगर पॉजिटिव, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, वो भी इनकम्प्लीट, तो ऐसी आरएस लीस्ट स्टेबल होती है। अब सुनिए ध्यान से, ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है। दिस आरएस इज नॉट इनवैलिड, इनवैलिड नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट है। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होगा दोस्तों, इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिए। देखो क्या कोई आरएस ऐसी नहीं बन सकती क्या कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए इनकम्प्लीट ऑक्टेट? हाँ बनती हैं, पर बात स्टेबिलिटी की है। इधर देखो कार्बन पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, पर आप जानते हैं कार्बन लेस ईएन वाला है, फिर भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये मोर ईएन वाला है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमने पहले ट्रिक निकाल दी कि कोई ऐसी आरएस मिले जिसमें ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, उठा के सबसे पीछे, तो बताइए स्टेबिलिटी में सबसे पीछे कौन जाएगी? फोर्थ, तो थर्ड ऑटोमेटिक सेट हो गई। आप आगे बात समझ में? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन अगेन स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। क्लियर? आइए एनसीईआरटी क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। सबसे पहले आप चेक कीजिए कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें देखो कितने पाई बॉन्ड हैं, इसमें, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसमें कितना है? एक, और इसमें भी कितना है? एक। आप बताइए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो किसमें कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा है? कोई डाउट इसके अंदर? होना ही नहीं चाहिए इसमें। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हो गया है? फर्स्ट। अब बताइए इसमें और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गए हैं? सेम। लेकिन इसको गौर से फिर देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, वो भी इनकम्प्लीट। लेकिन सर कार्बन पर भी तो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर आपके सामने स्टेबिलिटी में कौन आएगा? सेकेंड। और सबसे पीछे कौन सा जाएगा बताइए? थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल और थर्ड सबसे कम स्टेबल, तो सेकंड ऑटोमेटिक बीच में आ गया है। बताइए रटने की कोई जरूरत है?
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और जो लोग कहते हैं ये आरएस इनवैलिड है, इसका मतलब उन्होंने जीवन में कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। केवल एनसीईआरटी की पीडीएफ अपलोड कर लेते हैं, एनसीईआरटी साथ लेके चलते हैं, इससे एनसीईआरटी समझ में, बच्चे के पास भी तो है एनसीईआरटी, तुम्हारे पास कोई अलग से प्रिंट करके थोड़ी दी गई है कि मास्टरों की अलग और बच्चों की अलग है। आइए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुने, हर क्वेश्चन की अप्रोच अलग अलग हो सकती है। बताइए इन सभी में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट का मतलब तुम क्या काउंट करो, केवल पाई, बताओ इसमें पाई कितने हैं, पक्का बताओ बच्चे, इसमें पाई कितने हैं, सिग्मा ऑटोमेटिक सेम ही होते हैं, तो पाई कितने हैं बताओ, पाई कितने हैं बताओ, तो पहला पॉइंट तो काम नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा पॉइंट काम कर रहा है, इस पे चार्ज दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट और फिफ्थ पे चार्ज, बिल्कुल सही बात। तो फर्स्ट और फिफ्थ की स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी, फर्स्ट और फिफ्थ की स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी, सेकंड थर्ड एंड, लेकिन फर्स्ट और फिफ्थ में ज्यादा स्टेबल कौन, गौर से देखो, इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट आरएस की स्टेबिलिटी सेम, एनर्जी सेम, कंट्रीब्यूशन सेम, स्टेबिलिटी सेम तो कंट्रीब्यूशन भी सेम, तो आपकी फर्स्ट एंड अगर अपन बात करें फिफ्थ की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सेम, बाकी इन सब से पीछे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है नंबर ऑफ चार्जेस, कितने दिख रहे हैं, इसमें भी, इसमें भी नहीं लगेगा पॉइंट। चार्ज लोकेशन, बताइए पॉजिटिव किस पर है, पॉजिटिव किस पर है, बताइए पॉजिटिव किस पर है, सेम, नेगेटिव, 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 लोकेशन भी सेम है, तो चार्ज सेपरेशन, यहां प्लस माइनस नजदीक, यहां प्लस माइनस, यहां फिर प्लस माइनस, आप बताओ इन प्लस माइनस के बीच में कितना एटम है, और इसके भी प्लस और माइनस के बीच में कितना एटम है, तो इन दोनों में चार्ज सेपरेशन क्या हो गया, तो फिर आप कैसे डिसाइड करें, तो सर ये इक्विवेलेंट है, गौर से देखो, अगर यहां मिरर रख दोगे तो यही दिखाई इक्विवेलेंट, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी सेम, तो फिर आपकी सेकंड एंड फोर्थ की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सेम, और दोनों ही ज्यादा स्टेबल हैं किससे, थर्ड से, क्यों, इधर देखो, यहां चार्ज सेपरेशन कम, अपोजिट चार्जेस जितने नजदीक स्टेबिलिटी उतनी, अपोजिट चार्जेस जितने दूर स्टेबिलिटी उतनी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सुलटा दीजिए, सुलटा दिया है क्या, पक्का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं बच्चे, इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए काफी समय हो गया है, और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आगे बढ़े, कोई ना कोई पॉइंट क्लियरली आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे को तो एग्जैक्टली सीक्वेंस में याद नहीं हो रहे, अरे ऑटोमेटिक कोई ना कोई पॉइंट काम करेगा, अगर आप सोचोगे या तो वो स्टेबिलिटी डिसाइड कर देगा, स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं करेगा, जैसे सर मैंने तो पहले सोच लिया चार्जेस वाला, तो इसमें कितने चार्जेस दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, और इसमें, और इसमें, तो इसकी स्टेबिलिटी उन दोनों से, और देख लो ज्यादा ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस से अगर आपको पता चले तो ज्यादा बेटर है, मैं खुद से नहीं बताना चाह रहा हूं आपको। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ के साथ लिखेंगे, आपकी जो स्पीड है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ये आईओसी की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई,
चलाइए अपने खानदानी दिमाग को और कर दीजिए पूरे खानदान को जलील। पूरी शिद्दत से कह रहे हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मॉड्यूल और ईएलपी में जो मैंने नहीं लिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि वो मॉड्यूल में कहां है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन नहीं बने तो एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए वो नोटबुक में वो टॉपिक है कहां। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब आपको ये पता है कि हाँ मैंने पढ़ा है कैसे इसको किया जाता है, कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आपको टॉपिक नोटबुक में ढूंढना भी आना चाहिए। अगर हम इतना नहीं कर सकते दोस्त तो फिर हम सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। हमारी अप्रोच रिवर्स होती है, हम नोटबुक पढ़ते हैं, नोटबुक के आगे ही क्वेश्चन लिखे होते हैं एक्सरसाइज में, यहां यहां जाके क्वेश्चन सुलटा दो, क्योंकि मास्टर को पता है कि ये टॉपिक भी नहीं ढूंढ पाएगा। आइए पहले वाले पर जवाब दीजिए दोस्तों। पहले वाले पर देखो दोस्तों, अगर अपन बात करें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो पाई गिन लें। इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, पक्का, इसमें कितना है और इसमें कितना है, क्लियर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सेम। तो आप देखो इसमें कोई चार्ज, लेकिन इसमें दो चार्ज दिख रहे हैं, इसमें भी दो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट। अब सेकंड और थर्ड में तो चार्ज भी क्या है, तो गौर से देखो इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट आरएस की स्टेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब सर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम, नंबर ऑफ चार्जेज भी, लेकिन आंखें खोल के देखो एक ऐसी आरएस है जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, तो ये वाली आरएस तो सबसे कम स्टेबल, तो बच गई कौन सी फिर, फोर्थ। दो कौड़ी का सवाल होता है दोस्तों, इतना दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर अप्रोच लेते हैं, आइए सुनते हैं सारी बातें ध्यान से। इधर देखो, बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं। एक बात मुझे बताओ, मैं पाई क्यों काउंट कर रहा हूं सीधा, क्योंकि सर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा आरएस की स्टेबिलिटी उतनी, और सर कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा और पाई दोनों होते हैं, तो सिग्मा तो सभी में क्या मिलेंगे, सेम, पाई का ही फर्क होता है, इसलिए पाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें पाई कितने हैं, दो, सही बात है। इसमें कितना है, इसमें कितने हैं, इसमें कितना है, क्लियर है। क्या है कि पहली और आपकी जो है तीसरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बाकी से। अब इसमें कैसे देखें, अगला देखो नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्ज दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, इसमें भी कितने दिख रहे हैं, सही बात है। अब कैसे देखें, नंबर ऑफ चार्जेस भी क्या हो गए, सेम, तो चार्ज चार्ज लोकेशन, पॉजिटिव को देखो, पॉजिटिव यहां किस पर है, यहां भी किस पर है, पॉजिटिव डिसाइड नहीं कर सकता। नेगेटिव को देखो, नेगेटिव यहां पर किस पर है और यहां किस पर है, और ईएन बताओ, नाइट्रोजन की ईएन कार्बन से, और नेगेटिव चार्ज ऑन मोनियन मोर स्टेबल। तो क्या कहना चाहते हो, फर्स्ट की स्टेबिलिटी थर्ड से, पक्का, आगे बढ़ो। सर अब इसमें कैसे बात करें, नंबर ऑफ चार्जेस भी क्या है, सेम। देखो चार्ज लोकेशन से पहले आंखें खोलो और गौर से देखो, यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, कितने बॉन्ड के साथ, दो बॉन्ड के साथ, बताया था ना। ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पर एसईआरएस लीस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी में सबसे, तो बताओ सबसे पीछे कौन सी जाएगी, तो ऑटोमेटिक यहां पर कौन आ जाएगी, पता है किसका क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस। अच्छा सेकंड है क्या, तो यहां पर आपका कौन सा आएगा, सेकंड, और क्वेश्चन किसका है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो एडवांस का हो कहीं का हो कद्दू फर्क। अगर मैं इस पर पहले जे एडवांस लिख देना, आधे पेन रख देते कि अपन सरेंडर कर चुके हैं, वो अपने आप को ही ऐसे मान लेते कि अपने से
अगर मान लिया है तो दोस्त फिर वास्तव में होगा भी नहीं। कल मैंने एक लाइन डाली थी कि अगर किसी को सेकंड क्लास ट्रीट करते हो और आप सोच रहे हो रिजल्ट फर्स्ट क्लास का देगा, तो ऐसा कभी भी, और आप खुद ही अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर हो भी नहीं सकता। अगर चीजें क्लियर हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। सुलटा दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में अपने हुए हैं, बाकी आपको मॉड्यूल और ईएलपी में मिलेंगे। आइए अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। क्या हुआ? हाँ, क्यों नहीं होता है? पोलर पाई बॉन्ड तोड़ दिया है मोरियन की तरफ। आपसे बनवाई नहीं गई, आपको तो बनाकर आपको तो कंपेयर करना है। आगे बात समझ में? आपने सोचा कि कल जो आपने बनाई वो अलग थी, तो कल मैंने कौन सी टोटल बनाई? आगे बात कल तो रेजोनेंस करवाना सिखा रहे थे, लोन पेयर पाई बॉन्ड, पॉजिटिव पाई बॉन्ड, नेगेटिव पाई बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। हालांकि टॉपिक डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, पर बहुत काम का है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इन शॉर्ट बच्चे इसको बोलते हैं SIR। आप समझ गए होंगे, यहां से S, यहां से I और यहां से R, SI, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? क्या सर ये टॉपिक डायरेक्टली एनसीईआरटी में है? नहीं है। तो क्या सर मुझे स्किप कर देना चाहिए? जब स्किप करने की बात होगी तो मैं खुद क्रॉस कर दूंगा, अदरवाइज उसकी हमें मदद कहीं ना कहीं लेनी पड़ सकती है, तो हम इसको स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन लिखिए इसमें, मतलब सॉरी, डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, लिखिए। इफ रेजोनेंस इज डिमिनिस्ड, if resonance is diminished or prevented, if resonance is diminished or prevented because the atoms are, because the atoms are, because the atoms are sterically forced, because the atoms are sterically forced out of planarity, अरे force, because the atoms are sterically forced out of planarity, because the atoms are sterically forced out of planarity। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है। अब आप समझिए कहना क्या चाहता है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कहता है रेजोनेंस का स्टेरिक रीजन्स की वजह से या तो क्या हो जाना, कम हो जाना, या फिर क्या हो जाना, खत्म हो जाना। क्या बोला मैंने? रेजोनेंस का स्टेरिक रीजन्स की वजह से या तो कम हो जाना या फिर खत्म हो जाना SIR कहलाता है। नाम में लिखा हुआ है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस में रुकावट के लिए खेद। आइए किस प्रकार से हम डील करते हैं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। ये अगर अपन बात करें तो हमारे सामने है नाइट्रोबेंजीन। क्या है? नाइट्रोबेंजीन। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। सही बात है कि नहीं है? डेटिव बॉन्ड है, एरो से भी दिखा सकते हो, प्लस माइनस से भी दिखा सकते हो। आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुकेशन है कि नहीं है? देखो गौर से देखो मेरे भाई, यहां से देखो, पाई बॉन्ड है, फिर है या नहीं से कोई फर्क, फिर पाई बॉन्ड, फिर है या नहीं से फर्क, फिर पाई बॉन्ड, फिर है या नहीं से फर्क, फिर पाई बॉन्ड, फिर है या नहीं से फर्क, फिर पाई बॉन्ड। तो यस देर इज कॉन्जुकेशन। और कौन सा कॉन्जुकेशन है ये? पाई पाई कॉन्जुकेशन।
क्लियर? आप बताइए ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है? नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में ईएन डिफरेंस है कि नहीं है? तो यहां पर जब रेजोनेंस होगा तो ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, गौर से देखो। और ये कैसा पाई बॉन्ड है दोस्त? पोलर। कैसे करवाते हैं? नॉन पोलर को किसकी तरफ तोड़ते हैं, ऐसे रेजोनेंस होगा। ये बिल्कुल सही। आइए इसको थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं। किससे समझते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम से। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से। यहां पर कौन है? ऑक्सीजन। यहां पर भी कौन है? ऑक्सीजन। केवल पाई बॉन्ड दिखाऊंगा ना, पाई बॉन्ड। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सही बात है कि नहीं है? डेटिव बॉन्ड है, एरो से भी दिखा सकते हो, प्लस माइनस से भी दिखा सकते हो। आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुकेशन है कि नहीं है? देखो गौर से देखो मेरे भाई, यहां से देखो। पाई बॉन्ड है, फिर है या नहीं से कोई फर्क, फिर पाई बॉन्ड, फिर है या नहीं से फर्क, फिर पाई बॉन्ड, फिर है या नहीं से फर्क, फिर पाई बॉन्ड, फिर है या नहीं से फर्क, फिर पाई बॉन्ड। तो यस देर इज कॉन्जुकेशन। और कौन सा कॉन्जुकेशन है ये? पाई पाई कॉन्जुकेशन। क्लियर? आप बताइए ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है? नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में ईएन डिफरेंस है कि नहीं है? तो यहां पर जब रेजोनेंस होगा तो ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, गौर से देखो। और ये कैसा पाई बॉन्ड है दोस्त? पोलर। कैसे करवाते हैं? नॉन पोलर को किसकी तरफ तोड़ते हैं, ऐसे रेजोनेंस होगा। ये बिल्कुल सही। आइए इसको थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं। किससे समझते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम से। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से। यहां पर कौन है? ऑक्सीजन। यहां पर भी कौन है? ऑक्सीजन। केवल पाई बॉन्ड दिखाऊंगा ना, पाई बॉन्ड वाले। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बताइए पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो पाई बॉन्ड बनता ही किससे है? पैरेलल पी ऑर्बिटल से। यहां पर भी एक पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको भी क्लियर करूंगा। आइए देखो बेंजीन में ये पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो यहां पर भी आपके सामने क्या है? पी ऑर्बिटल। क्योंकि आप जानते हैं पाई तो किससे बनेगा? पैरेलल पी ऑर्बिटल से। फिर से पाई बॉन्ड बना हुआ है तो यहां पर पैरेलल पी ऑर्बिटल। फिर से पाई बॉन्ड बना हुआ है तो यहां पर पैरेलल पी ऑर्बिटल। आप देखो यहां से अगर मैं शुरू करूं तो लगातार पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं, मतलब यहां पर कॉन्जुकेशन है। आप बताइए कॉन्जुकेशन के लिए एडजेसेंट एटम्स पर पी होना काफी है या वो पी पैरेलल भी होना चाहिए? एग्जैक्टली पी काफी, वो पी पैरेलल भी होना चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में बढ़िया रेजोनेंस चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आइए अगर हम बात करें तो यहां पर इस ग्रुप का जो इफेक्ट अभी लग रहा है वो लग रहा है -R एंड -I। देखिए अभी आपको -R समझ में नहीं आएगा, इसके बाद टॉपिक -R ही आने वाला है। क्लियर? तो मैंने इस बार इसको पहले खिसकाया है सो दैट आपको कुछ चीजें बेटर क्लियर कर सकूं। तो यहां पर -R और -I दोनों लग रहा है। आप इतना बता दो क्या NO2 रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के साथ? बस। तो यहां पर इसका रेजोनेंस इफेक्ट नेगेटिव है, लेकिन सर मैं तो जानता ही नहीं नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। अभी अगले टॉपिक यही है। इधर अगर अपन बात करें अगले में आपने क्या किया है जरा ध्यान से सुनना। अगले वाला हमारे सामने कुछ ऐसा है जिसमें आपने NO2 की क्या बोला? आपने NO2 की ऑर्थो पोजीशन पर, किस पर? ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा दिए। क्या लगा दिए हैं? बल्कि ग्रुप। जैसे कि यहां पर कौन टिका दिया है? CH3। और हम बता चुके हैं आपको ऑप्टिकल में ही कि सारे अल्काइल ग्रुप्स बल्कि ग्रुप होते हैं। अब जो नॉर्मली बच्चा सोच रहा है उसको तो अभी भी कॉन्जुकेशन नजर आ रहा है। वो तो ऐसे सोच रहा है, कैसे? ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। लेकिन लिटरली अब NO2 और बेंजीन में रेजोनेंस नहीं। क्यों नहीं है सर? आइए समझते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप कैसा है, और NO2 अपने आप में खुद कैसा है? तो इन दोनों तीनों ग्रुप्स में लगातार क्या होगा? रिपल्सन, स्टेरिक क्राउडिंग। और कोई भी मॉलिक्यूल स्टेरिक क्राउडिंग को क्या करना चाहता है? मिनिमाइज।
कम करना चाहता है। और उस कम करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुनिए किस प्रकार की हालात है। क्या यहां पर पहले कोई ग्रुप नहीं था? था। कौन था? हाइड्रोजन। और आप जानते हैं हाइड्रोजन से कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा। पर अब आपने हाइड्रोजन के बजाय यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, जो NO2 के साथ स्टेरिक क्राउडिंग करेगा, इधर से भी NO2 के साथ स्टेरिक क्राउडिंग करेगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। कुछ इस प्रकार की कहानी है। पहले ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, ये किसका प्लेन है? बेंजीन का। ये NO2 ग्रुप ऐसे, कौन सा ग्रुप है ये? NO2 ग्रुप है। यानी कि NO2 ग्रुप का और बेंजीन का प्लेन क्या है? सेम। आइए आप चीजों को बढ़िया तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक एटम ए है, एक एटम बी है और एक एटम। अगर इन एटम्स का प्लेन क्या है? सेम, तो इन पर p ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे? पैरेलल। अगर ए, ध्यान से सुनिए, बी, सी, इवन आप आगे भी जा सकते हो डी, अगर ये एटम्स किस में लाई कर रहे हैं? सेम प्लेन में, तो इन पर जो p ऑर्बिटल्स हैं वो क्या रहेंगे? पैरेलल। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं b को प्लेन से बाहर निकाल लूं, तो एटम का प्लेन से बाहर जाना मतलब p ऑर्बिटल्स अब नॉन सॉरी अब p ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं रहेंगे। अगर कोई भी एटम प्लेन छोड़कर बाहर जा रहा है, तो अब उस पर जो p है और जो बाकी पर p है वो पैरेलल नहीं होंगे। आपको मैं समझाता हूं किस तरीके, ध्यान से सुनिए। ये किसका, कौन है ये? बेंजीन। और ये कौन है? NO। पहले यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर कौन लगे हुए थे? हाइड्रोजन। ये देखो कौन है? कद्दू फरक। तो आपका जो NO2 ग्रुप है और जो बेंजीन है, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। मतलब जो आपका p ऑर्बिटल, ध्यान से सुनिए, जो p ऑर्बिटल किस पर है? नाइट्रोजन पर है। और जो p ऑर्बिटल बेंजीन पर है वो क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है बिकॉज ये ग्रुप और ये रिंग एक ही प्लेन के अंदर है। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो ये आपके सारे एटम अभी किस में लाई कर रहे हैं? सेम। फिर आपने क्या किया, आप खुद सोचिए, आपने क्या किया? H को हटाकर क्या रख दिए? बल्कि ग्रुप। तो यहां पर आपका NO2 ग्रुप था। मान लीजिए यहां से H हटाया और आपने कोई एक और कैंडिडेट यहां पर खड़ा कर दिया, तो मेरे हाथ और उसकी गर्दन टच करेगी। इधर से भी H को हटाकर खड़ा कर दिया तो मेरे हाथ और उसकी गर्दन, अब रिपल्सन होगा। क्लियर? तीनों ग्रुप्स ऐसे आ गए हैं जो लगातार क्या है? बल्कि। अब मॉलिक्यूल चाहेगा कि रिपल्सन मिनिमाइज हो, और मिनिमाइज क्या होगा? आप सोचो, अगर आप एक लाइन में तीन मोटे मोटे लोग खड़े हो गए यहाँ के, क्लियर, तो जगह क्या पड़ेगी? कोई भी निकलेगा बोलेगा एक आगे हो जाओ ना और दो पीछे, रिपल्सन क्या हो जाएगा? अगर एक दूसरे के बिल्कुल बाजू में ऐसे सटके खड़े हुए हो तो एक दूसरे को धक्का मुक्की चलेगी। कार की सीट पे बैठे हो कभी? पीछे की सीट पर कितने बैठते हैं? तीन। और पांच को बिठाना हो तो पांचों एक ही लाइन बैठते हैं। क्या करते हो? कुछ पीछे और कुछ आगे खिसक जाते हो, मतलब प्लेन छोड़ के बाहर आना पड़ता है टू मिनिमाइज द स्टेरिक क्राउडिंग। अब इनमें से ये काम किसको करना पड़ेगा? NO2। क्योंकि NO2 पर लगे हुए ऑक्सीजन जो है वो मिथाइल के साथ टकरा रहे हैं, तो NO2 क्या करेगा? घूम जाएगा। घूम गया तो अब बताइए ये किसका प्लेन है? और अब NO2 का प्लेन उसके परपेंडिकुलर। और जब आप बताइए ये NO2 घूमेगा तो क्या इसके p ऑर्बिटल पैरेलल रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यही जबरदस्त पॉइंट है। तो अगर हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम से समझें, किससे समझें? ऑर्बिटल डायग्राम से समझें, तो आपको कुछ चीजें इस प्रकार से दिखाई देंगी। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये देखिए, अगर अपन बात करें क्या बेंजीन के p ऑर्बिटल्स अभी भी पैरेलल हैं, तो जवाब है जी हाँ, बेंजीन में अभी भी p ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं इस प्रकार से। लेकिन आपने यहां पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन लगा दिए हैं? बल्कि ग्रुप, जिसकी वजह से NO2 को प्लेन छोड़कर बाहर जाना, और NO2 को प्लेन छोड़कर बाहर जाना पड़ा, मतलब अब जो NO2 पर p ऑर्बिटल्स हैं वो बेंजीन के p ऑर्बिटल्स के पैरेलल नहीं रहे। मतलब यह है कि बेंजीन में तो अभी भी क्या चल रही है? रेजोनेंस। लेकिन बेंजीन और NO2 में अब रेजोनेंस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बेंजीन के p ऑर्बिटल्स एंड NO2 ग्रुप के p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल बिकॉज NO2 प्लेन से
बाहर चला गया है। जब भी एटम प्लेन से बाहर जाएगा तो उसके पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होंगे। मतलब ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं और जो पर्पल कलर वाले पी ऑर्बिटल हैं उनका प्लेन सेम नहीं है। तो आप बताइए, कार्बन पर पी है। नाइट्रोजन पर भी पी है। तो क्या यही कॉन्जुगेशन के लिए है? नहीं, कार्बन पर भी पी है, नाइट्रोजन पर भी पी है, पर ये पी उस पी के पैरेलल, तो अब ये रेजोनेंस नहीं कर सकते। इसी को तो कहते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ, कि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस में दिक्कत आ जाना। क्लियर? अब आप अगर देखेंगे तो यहां पर NO2 का केवल कौन सा इफेक्ट लग रहा है? ओनली माइनस है। ये NO2 अब रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है। और बोलोगे सर फिर आई कैसे लग रहा है? क्योंकि आई इफेक्ट किसके थ्रू लगता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो वो तो अभी भी लगता रहेगा। तो केवल और केवल यहां पर उसका कैसा इफेक्ट है? माइनस आई। लेकिन यहां पर आई भी लग रहा था और आर भी लग रहा था, लेकिन अब केवल क्या लग रहा है? रिजल्ट, कंक्लूजन क्या है कि अगर किसी ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर आप बल्कि ग्रुप लगा देते हो तो वो रिंग के साथ रेजोनेंस करना या तो कम कर देगा या खत्म कर देगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? SIR, सुलटाई। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। सभी बच्चे अपने पिछले माइनर्स का मार्क्स अपडेट करवाएंगे। अगर किसी ने मार्क्स अपडेट नहीं करवाए और मैंने क्लास में नाम बोल दिया तो फिर दिक्कत की बात है। आवेश भाटी, अभिनव RCB। अरे नहीं, नाम में लिखा हुआ है RCB। RCB का गजब फैन है ये। 18 साल बाद RCB जीत गई है तो इस बार ये भी निकल लेगा। अरे मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, निकलने का मतलब अलग समझ लेते हो तुम लोग। आदर्श मिश्रा, हर्ष मिश्रा। आज मिश्रा मिश्रा ढूंढूंगा मैं सारे। महावीर जांगीड़, महावीर जांगीड़ जो बैच चेंज कर चुके हैं, कुछ प्रो 1 की तरफ खिसक चुके हैं, कुछ प्रो 2 की तरफ खिसक गए हैं, कुछ प्रो 3 में भी खिसक गए हैं। जो नया बैच आता है उधर ही खिसक लेते हैं। और अभी प्रो 4 लॉन्च हुआ तो कुछ उधर निकल गए हैं कि पढ़ेंगे नहीं साहब। हर बार ये सोचते हैं कि इसमें चला जाऊंगा, जीरो से पढ़ूंगा, फिर 3 दिन बाद पता चलता है यहां भी पढ़ना पड़ रहा है। चलो बैच चेंज करते हैं। मयंक राजपूत, नूर आलम, रोहित कौनकर 1, सिंपल रोहित। अरे नाम के आगे कोई सरनेम नहीं है इसलिए कह रहा हूं, हंस रहे हो। हाँ, क्रिस्पी और क्रंचीज नहीं है, एकदम सिंपल है, कड़क भी नहीं है। भूल गया मैं कहां से नाम बोला था, राक्षस मैंने। साजिया खान, ये लगातार अपसेंट हो रहे हैं, पहले भी अपसेंट थे। शुभम राज, शुभम राज,
ये भी ध्यान रखना कि लगातार जो एब्सेंट चल रहे हैं ना उनको घर पे भी कॉल जाएगा। एक दो की फीस मुझे देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन पेरेंट्स को बोलूंगा आइए और ले जाइए, क्योंकि बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होते हैं भाई। विद्या कुमारी, चलिए, ऐसा नहीं कि आज कौन कर 1 में बोला है तो कल कौन कर 2 का नंबर, तुम 1.5 शाणे हो, एकदम रैंडम रहेगा। सुलटा दिया है तो आपको SIR एप्लीकेशन में दिखाई देगा, और जब जब लगेगा तो चीजों में क्लियरिटी आ जाए। कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता कि किस में SIR है, किस में SIR, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ जब भी ऐसी कहानी बनेगी तो हमें समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, कुछ ग्रुप्स आपके ऐसे हैं जो SIR फील नहीं करते, जरा ध्यान से सुनिए। उनमें से एक तो आपका कौन है, CN। ये बेचारा लीनियर ग्रुप है, कहता है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आप कुछ भी टिका दीजिए, ये जो है बेंजीन से रेजोनेंस करना नहीं छोड़े। इसका कारण क्या है बताइए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, sp, और sp का मतलब लीनियर। भाई NO2 तो ऐसे था, ट्रायंगुलर ग्रुप था, तो आप समझिए अगर कोई दो इधर आके खड़े हो जाएंगे तो मेरे हाथ और उसकी मुंडी टच करेगी, तो आप बोलोगे कि सर क्यों आपस में भीड़ भड़ाका कर रखा, आप ही घूम जाओ। तो ऐसे घूमते ही आप बताइए रिपल्सन क्या हो गया, कम, लेकिन रिंग से रेजोनेंस टूट गया मेरा। अब आपका CN जो ग्रुप है वो लीनियर ग्रुप है, लीनियर का मतलब ये पहले सावधान पोजीशन में, तो कोई इधर आके खड़ा हो उधर आके खड़ा हो कद्दू फर्क, तो यहां SIR नहीं लगता। इसका मतलब ये अभी भी रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस। एक मिनट से रुकिए, आपने एरो हमसे पूछे बिना उधर क्यों घुमा दिए, तो मेरे भाई आप जानते हैं इसमें पाई बॉन्ड कैसा है, कैसा है, पोलर। कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड कैसा है, पाई, पोलर। तो बताइए कैसे रेजोनेंस करवाते हैं हम, नॉन पोलर को किसकी तरफ ले जाते हैं, पोलर की तरफ। तो यहां पर इसका -R एंड -I दोनों लग रहे हैं, मतलब CN अपना आर इफेक्ट लगा रहा है, CN अपना आर इफेक्ट लगा रहा है। तो कुछ ग्रुप्स हैं जिन पर SIR नहीं लगता, मैं वो बता देता हूं। आपके OH पर SIR नहीं लगता,